करती हूँ इलेक्शन एक्ट की, क्योंकि इसको साथ पढ़ना जरूरी है। जितनी देर ये आ रहा था, क्योंकि 63(1)(p मेरे हिसाब से, एंड रजा वुड गाइड अस मच बेटर देन मी, वो सिर्फ एक एंकर है टू क्वालिफाई द डिस्क्वालिफाई वर्ड इन इटसेल्फ, अगर इफ आई कैन से दैट, रजा, इफ आई एम राइट। इसकी पूरी इम्प्लीकेशन जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंडर देखनी पड़ेगी। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो ये कहता है, उसका जो आर्टिकल है ना 139(2)(a), वो ये कहता है कि क्या कौन सी चीजें हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेकर जा सकती हैं, जिसमें से इलीगल या करप्ट प्रैक्टिसेस भी शामिल है। ये उनका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 10 में वो इन सारी चीजों को डिफाइन करता है, और जब वो डिफाइन करता है तो वो करता है करप्ट प्रैक्टिसेस को भी, इलीगल प्रैक्टिसेस को भी, गैर कानूनी भी, करप्ट भी। और उसमें वो फिर तफसील से बताता है कि इसको इसकी पेनल्टीज क्या होगी, प्रैक्टिस क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो जब फिर आप उसमें नीचे जाते हैं ना जनाब, 173D के ऊपर, तो 173 एग्जैक्टली अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको पढ़ के भी 173D बताना चाहूंगी। वो कहता है कि a person is guilty of making or publishing a false statement or declaration if he makes or publishes a false statement or submit false or incorrect declaration in any material particularly। और फिर उसका जो ये डी पार्ट है ना, कि किसी वजह से भी कोई गलत आप डेक्लेरेशन देते हैं, बताते हैं, जमा कराते हैं जो सही ना हो, और इंटेंशनली झूठ की बुनियाद पे हो, तो वो क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। क्योंकि अक्सर बात ये की जाती है इस वक्त, जो मैंने अभी क्विकली सुनी है, कि जी ये तो इलेक्शन के दौरान जो एसेट एंड लायबिलिटी जमा कराई जाती है सिर्फ उस हद तक महदूद है, उस हद तक महदूद नहीं है। वो कह रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, या कोई भी लायबिलिटी जो उस शख्स की हो, पेमेंट ऑफ लोन्स, टैक्सेस, गवर्नमेंट ड्यूज एंड इवन यूटिलिटी एक्सपेंसेस। तो इस वक्त वाला जो ये केस है, ये एक्चुअली इसमें इनकम टैक्स की डेक्लेरेशन का भी इशू है, जो उनको जमा कराई गई, क्योंकि आपको एनुअल जमा करवानी होती है, उसमें भी सब इशू है वो है। और फिर वो आगे जाके जब इसकी सजा का तयन करता है, तो इन सारों की सजा को मैक्सिमम कहता है अप टू, नॉट 2 years, अप टू 2 years, और 1 लाख फाइन, और बोथ। तो ये है, ठीक है, अप टू 3। अच्छा, मैं क्विकली पढ़ा 3, ओके फाइन। सो 3 and 2 और बोथ। तो एक तो आप खुद ही देख लें कि टाइम, पहले आपने जिसमें एंकर किया वो कह रहा है टाइम बीइंग है, दूसरा आपने जिसमें किया वो उसको भी फर्दर डिफाइन कर रहा है। आइडियली हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में यही देखा गया कि जी आप उस, और दुनिया में भी, चूंकि मैं इलेक्टोरल लॉज पे काम करती हूँ, जहां पर पार्लियामेंट में इस तरह की कोई चीज आती है, इस तरह की कोई पनिशमेंट, उस टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट तक रिस्ट्रिक्ट होती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट चूंकि जुडिशियल विजिलेंटिज्म कर रही थी, तो उस जुडिशियल विजिलेंटिज्म के अंडर जाकर उन्होंने कहा जी ना अहल कर दें, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ, जब ਤੁਸੀਂ उड़ाई ना ਤੇ मौले ਨੂੰ फिर देखी मैं करना क्या है। और इलेक्शन कमीशन से मेरा अभी वाले में बसद एहतराम जो है, सिर्फ मुझे एतराज ये है कि जो थप्पड़ वक्त पे ना याद आए उसको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। इसको इतना लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं थी। जब आप केसेस को 9-9 साल लटकाएंगे, ये हमारे रूल ऑफ लॉ और जस्टिस का प्रॉब्लम है, तो फिर यही होगा। अब आप फ्यूल दे रहे हैं इमरान खान को। वो जैसे ही हुआ ना, तो वो सबसे पहले दुरानी साहब की स्टेटमेंट जो है नजर आई, लोगों बाहर निकल आओ। वो मैं के छेती करो, नमाज पढ़ के जाना है, जुत्ती केड़ी पानी है इतने दसते हो, फटाफट कितने जाना है। तहरीर स्क्वायर मैं तो पहुंचने लगी थी, बस मैं, चूंकि मैं काहिरा में हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट तहरीर स्क्वायर जा रही थी। तो मैं अभी वहां जाके आपको तस्वीर भेजूंगा, आप सारों को वहां से वो करेंगे। इसकी इम्प्लीकेशन जो है ना, दे जस्ट टर्न हिम अराउंड बिकॉज इज अ डेमी गॉड। उन्होंने वो, अब इंसानों की फहरिस्त से निकल गए हैं, वो डेमी गॉड है। इवन आपके कुछ सहाफी जो हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाह रही, वो जो जाहिर बायस है, तो वो इस वक्त फरमा रहे हैं कि सारे चोर जो है वो छुट गए हैं, और वो उनको एनआरओ मिल गया, और साडा खान चुमिया चट्टिया सफेद कुर्ता पा के जड़ा बाहर निकला सी, ओदा चोला तुसी गंदा करता है। तो भाईजान नवाज शरीफ भी तो हुए ना, यूसुफ रजा गिलानी भी हुए, फिर आप दानियाल, निहाल, तलाल, इन्होंने कितने खासे पढ़े सी, ये कौन सन? ये बंदे कौन थे? ये सियासतदान नहीं थे क्या? नवाज शरीफ ये टेफ्लॉन कोटेड नहीं थे, जैसे कि वो अब्दुल मोइज जाफरी कहते हैं। ये टेफ्लॉन कोटेड नहीं थे। इफ यू लव मी, माय जस्ट लास्ट पॉइंट इज कि मेरे हिसाब से मैं इस 62 और 63 के ही खिलाफ हूँ,
ये इन सारी सियासतदानों और पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मुंह पे थप्पड़ है। आज ये कह रहे हैं ना कि वो तब गलत था। भाईजान रजा रबानी बहुत सी चीजों पे रोए जिसका मैं बहुत मजाक उड़ाती हूँ, मगर एक चीज पे वो सही रोए थे, इसको निकाल दो जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी। ये आप अच्छा, सबको हमारे अब साथ फौजिया, बिल्कुल आपकी बात, इस पर हम स्टॉप इट। दोबारा भी आपसे इसी साइड पर आएंगे। मैं ना एजाज सैयद ने अभी कुछ ही देर पहले वो भी वहां पर मौजूद थे, कुछ एहतजाज भी हो रहा है, उन्होंने हमारे से बात की है नया तौर पर। मैं चाहता हूं कि वो हम एक दफा जो है वो अपने नाजरीन को सुनवा सकें जो वो कह रहे हैं, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं एजाज सैयद साहब, सीनियर साफ़ी और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड साफ़ी हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं आज ईसीपी के फैसले से मुतालिक इनकी क्या राय है और आगे हालात अब किस तरफ जा सकते हैं। जी एजाज जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया। अब इमरान खान मोस्ट प्रोबेबली एहतजाज करेंगे और साथ ही साथ वो अला अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। उन्हें एक बार के लिए नाअहल करार दिया गया है। तो अब देखना यह है कि इमरान खान साहब डेट क्या अगली देते हैं। और अभी आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग मार्च का अभी तक हतमी डेट का जो है वो ऐलान नहीं हुआ था, तो अब क्या लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान हतमी डेट का ऐलान करेंगे, इस फैसले के बाद करेंगे, इस फैसले के खिलाफ करेंगे, इसको जस्टिफिकेशन बनाकर करेंगे और इसके बाद जब ऐलान करेंगे कोई मुश्किल? जी, तो आपने सुना कि एजाज का कहना है कि ये शायद अब इमरान खान जो है वो इसको जस्टिफिकेशन बनाकर करेंगे। मैं असद टूर काफी देर से जो है वो सुन रहे हैं, उनको जाना भी है। तो सॉरी जी, मैं एक चीज ऐड जी कर दूं रजा, और आप अपने बाकी जी 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 जस्ट टू क्विकली ऐड टू व्हाट फौजिया हैज सेड। देखिए, इसमें जरा थोड़ा सा मैं आपको आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू आर्टिकल टू सेक्शंस 231 एंड 232 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट। अब इसमें जो एक हमें देखें, अब ये दिस इज सब्जेक्ट टू दी हम देखते हैं जो फैसला आता है सिलेक्शन कमीशन का, सब्जेक्ट टू दैट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक वो कह रहा है, 231 कह रहा है कि जो क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस है ना फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड और चोजन टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द फर्स्टली शूरा और प्रोविंशियल असेंबली shall be such as are provided in article 62 and 63। अच्छा, अब 63 1p पे उन्होंने जो लाया ना, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा फिर 232 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट। वो कह रहा है कि पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस, जो फौजिया ने बात की है, बाय ट्रिब्यूनल ही शैल, इफ द कमीशन इज ऑफ द व्यू। उसमें उन्होंने जो कहा है ना डिस्क्वालिफिकेशन, वो मैक्सिमम उन्होंने 5 साल की बात की है बाय द वे, मैक्सिमम 232 थे। तो वो मैं आपसे पहले भी जो बात कर रहा था ना, एक मैं हवाला दे रहा था 63 1 एज का वगैरह, बट इसको आप पढ़े, मैक्सिमम 5 साल की है। सो इसमें जो बजाय लग रहा है अगेन सब्जेक्ट टू व्हाट द इलेक्शन कमीशन डिटेल ऑर्डर सेज, इसमें बजाय ये लग रहा है कि ये मैक्सिमम 5 साल की, अभी 1.5 साल इनको शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया, साल कर दिया है, तो ही मे लिव टू फाइट अनदर डे। इट्स ऑल गोइंग टू डिपेंड के अगर इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कोर्ट एज आई हैव सेड बिफोर। तो अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, उसका क्या नतीजा होता है, क्या वो कितनी देर के लिए होते हैं, क्या वो कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, मतलब कि जो कानून तब तक अगर लॉ वो चेंज ना हो गया, अगर ये लॉ रहा तो वो सारा उस पर डिपेंड करना है। लेकिन अभी सिर्फ ये मैक्सिमम अभी अगले 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और इन पे कोई बहुत ज्यादा इसका कोई एडवर्स डैमेजिंग इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज आपको पता है इलेक्शंस कंटेस्ट करके भी इनका कोई प्लान नहीं था आने का बाय इलेक्शंस कंटेस्ट करने असेंबली में, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी सारा आगे बात चल रही है। सोलंकी साहब ने कहा ये प्रॉब्ली पहली, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यस इट अपेयर्स टू बी द फर्स्ट स्टेप, बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। राइट राइट, बिल्कुल सही। असद, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था। मैं आपसे जो क्वेश्चन मेरा था वो यही था कि अभी आपने ये केस तो देख लिया, लेकिन अभी एजाज सैयद से जैसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि शायद अब इमरान खान यहाँ पर आएंगे। इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, आप सियासत को भी बहुत गौर से देखते हैं। अभी पता चला है कि कुछ साबिक अफसरान हैं, साबिक नहीं मतलब साबिक DGISI हैं या कोई एक बड़े अफसर हैं जिनके साथ मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के कुछ साथियों की। तो आप इस्लामाबाद की कुछ बताइएगा कि अभी वहां पर सिक्योरिटी की भी एक सिचुएशन बन रही है। ये जो लॉन्ग मार्च है इसके हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? PTI क्या करने जा रही है और गवर्नमेंट उसको किस तरह से देखने जा रही है, और ये कितनी कितनी जल्द अब एक्सपेक्टेड है? असद। मैं सबसे पहले तंजीला के साथ उनके बेटे को भी वेलकम कहूंगा शो में। अच्छा, जी इसके साथ ये कि देखिए Absolutely. We have the budding panelist with us. यस, तो अच्छा देखें, इस्लामाबाद में अगर आप देखें इमरान खान साहब की जो मुलाकात की खबर कल एजाज सैयद साहब और उमर सीमा साहब ने अपने शो में ब्रेक की है,
वो यकीनन फॉर्मर डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट फैज हमीद की तरफ उनका इशारा था, जो कोर कमांडर बहावलपुर है। तो अब देखिए, इमरान खान साहब उनसे मिल रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में आर्मी चीफ से ज्यादा ताकतवर पोजीशन तो कोई नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पावर नहीं उसके पास, लेकिन बंदूक की पावर पाकिस्तान में बहुत मानी जाती है। तो उसके लिए कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल चाहेगा कि वो किसी भी तरीके से चाहे एक आखिरी जोर लगा कर ही देख ले, तो अगर उसका कोई चांस बन जाए तो वो जरूर यकीनन उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन चीज ये है कि जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और जो इस फैसले के बाद इसको वो एज ए फ्यूल यूज करेंगे अपने क्राउड को बाहर निकालने के लिए, उसकी एक आप स्पेकुलेट तो कर सकते हैं कि वो क्राउड उनका निकलेगा क्या निकलेगा, लेकिन अगर आप पीटीआई को देखें तो पीटीआई में जो मेजॉरिटी है वो थोड़ी अपर मिडिल क्लास और इस तबकात से है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इधर इस्लामाबाद की सड़क के ऊपर, जहाँ पर कोई वॉशरूम भी ना हो और अच्छा